हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आपने पीछे देख ही लिया है, आपने थंबनेल पढ़ लिया है, टाइटल देख लिया है कि सीजीएल 2025 की दोस्तों मैं बताने वाला हूं आपको स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे रहेगी, वो तो बात ठीक है, बट सबसे पहले बता देता हूं मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है। रिसर्च मतलब अपने आप तो एग्जाम क्लियर किया ही है मैंने 18 में और 2022 के अंदर, बट साथ साथ जो मेरे साथ काम करते हैं डिपार्टमेंट में, मैंने उसमें भी बात करी है कि भाई उन्होंने एग्जाम कैसे क्लियर किया है, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, उन्होंने एक एक सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया है, डेली रूटीन क्या था उनका, उसका स्टडी प्लान क्या था, उन्होंने क्या सोच के क्या गोल लेके पढ़ाई शुरुआत की थी। तो सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। एक बिगिनर जो शुरुआत करता है, बिल्कुल इसको कुछ आइडिया नहीं होता है कि क्या एग्जाम है, कैसे होता है, क्या इसके अंदर है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर सकता है। उस बच्चे के लिए भी ये वीडियो है। साथ साथ जिसका पिछले साल एग्जाम रह गया था, ग्रेजुएशन नहीं हो पाई थी कंप्लीट, उसके लिए, और जो एक बार या दो बार एग्जाम दे चुका है उसके लिए भी। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखना। थोड़ी लंबी है क्योंकि 9 या 18 या 20 मिनट में भैया कोई स्ट्रेटजी बता नहीं सकता है, और अगर कोई बता रहा है दैट मीन्स वो बिल्कुल ही एक तरह से ना फेकनेस हो जाएगी कि मैं आपको कैसे बताऊं कि कैसे कैसे हर चीज होती है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना बताने में। हर सब्जेक्ट के बारे में बारीकी से बात करेंगे, हर चीज के बारे में बारीकी से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, पर सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। देखो, हमारे पास एसएससी क्या है ये बात करेंगे, नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट्स क्या है या होने वाली है वो बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, एग्जाम पैटर्न ऑफ एसएससी सीजीएल, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ये बताऊंगा मैं आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है ये करो बताऊंगा आपको, सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा मैं आपको, सोर्सेज क्या रहेंगी, बुक्स क्या रहेंगी, फ्री यूट्यूब वीडियोस कहां से देखनी है, किसकी देखनी है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर विदाउट बायस होकर मैं आपको सारा बताने वाला हूं। डेली स्टडी प्लान, जो आपकी एक प्रॉब्लम रहती है सर डेली कैसे पढ़ें, डेली किसको कितना टाइम दे, सुबह किस टाइम उठे सर, इतना पढ़ना बाकी रहेगा काफी रहेगा, वो पूरा बताऊंगा मैं आपको। इसके अंदर मॉक्स, इंपॉर्टेंट एप्स बताऊंगा कहां से आपको मॉक्स लगाने हैं, पूरी इंफॉर्मेशन है। बस ध्यान से देखना स्टार्ट कर दो, कॉपी पेन लेना अपने पास तो वो भी ले लो क्योंकि सब बताने वाला हूं मैं। शुरुआत करते हैं। क्या है एसएससी? एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, कर्मचारी आयोग है, कर्मचारी लेता है, ठीक है। एक तो यूपीएससी होता है जिसके अंदर ग्रुप ए ऑफिसर होता है, पर यहां पर एक ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स लेता है। बट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। अब इसके अंदर से सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, इन दोनों में तो ग्रेजुएशन चाहिए, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस में जीडी नहीं है, ठीक है, कांस्टेबल वाला वो हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, और हमारे पास सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम्स हो गए। क्लियर है? ये सारे एग्जाम्स करवाता है, एक जीडी भी करवाता है हमारे पास कर्मचारी आयोग, मतलब हमारे पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बट हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं सीजीएल की। सीजीएल का मतलब क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अब इस बात से ही समझ में आता है कि हमारे पास ग्रेजुएट लेवल का मतलब होता है कि बच्चा ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जॉब्स कौन कौन सी भी मैंने बताया था आपको कि यूपीएससी के थ्रू तो भैया क्या लेता है, ए ग्रुप ए की जॉब, यहां पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब मिलती है आपको, बहुत अच्छी जॉब होती है। इसे क्या कहते हैं? मिनी आईएएस भी बोलते हैं इसको, कि भैया छोटा आईएएस बनना। चलो, ग्रेड पे इसके अंदर कौन सा रहता है? 2400 ग्रेड पे रहता है टैक्स असिस्टेंट ये, ठीक है, सीबीआईसी सीबीडीडी के अंदर 2800 ग्रेड पे ऑडिटर अकाउंटेंट के, 4200 ग्रेड पे जैसे कि हमारे पास अभी एक जॉब जुड़ी है, एक तो शायद डिविजनल अकाउंटेंट की है 4200 ग्रेड पे, वो तो है ही है। 4600 ग्रेड पे जैसे कि एएसओ सीएसएस एएसओ एमईए, ठीक है। जॉब्स के बारे में बात करूंगा, टेंशन मत लेना। ये देखो लिखी हुई है जॉब्स कौन कौन सी है, जैसे कि एएसओ एमईए है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एएसओ सीएसएस प्रिवेंटिव ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, सीबीआई ऑफिसर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट, और बहुत सारी जॉब्स इसके अंदर होती है। अगर जॉब्स के बारे में जानना है ध्यान से, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, हर जॉब को मैं आपको बताऊंगा जो वाइज का उसका काम क्या रहता है, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर इसके बारे में बताना स्टार्ट करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। अब देखो ध्यान से, हमारे पास सैलरी क्या रहती है? तो 45, ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई, जॉब के अंदर आ क्यों रहे हो, सैलरी पता होना चाहिए। 45 से 80 हजार तक सैलरी रहती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में है। एक्स सिटी मतलब जैसे कि जो बड़ी सिटीज होती हैं, दिल्ली हो गया, हमारे पास बेंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, एक्स सिटी। वाई सिटी थोड़ी सी छोटी सिटीज होती है, और जेड सिटी बिल्कुल कस्बे टाइप सिटीज होती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी सैलरी, ठीक है। तो यहां से यहां तक सैलरीज होती हैं इसके अंदर, ओके। फर्स्ट टाइम जैसे लोगोगे इतनी सैलरी मिल रही है आपको, स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मैंने आपको बताया इसको मिनी यूपीएससी बोलते हैं। अच्छा, लोग इस वाली जॉब्स के अंदर जाते क्यों हैं? आप भी इस वाले जॉब के बारे में भाई
क्यों पूछना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं और क्यों इस जॉब के अंदर जाना चाहते हैं? क्योंकि भैया एक तो मेरी बात तो रिस्पेक्ट है, इज्जत मिल जाती है भाई को। दूसरा सोशली एक्सेप्टेड है, दूसरे लोग भी आपको क्या कहते हैं कि हाँ भाई वो वहां काम करता है, ठीक है, उसने कर दिखाया। ये मेरे जीवन में भी हुआ कि भैया पहले मैं कुछ नहीं कर रहा था, एक प्राइवेट जॉब कर रहा था, टीचिंग कर रहा था। जब टीचिंग कर रहा था या फिर मेंटरशिप कर रहा था तब भैया किसी को ध्यान नहीं गया, पर जैसे ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ अब ये कहते हैं कि ये तो भैया मेंटरशिप भी करता है और पढ़ाता भी अच्छा है, पढ़ता भी अच्छा है और भैया जॉब भी उसने ले ली। तो इज्जत बहुत ज्यादा है भाई की जहां भी जाते हैं, ठीक है। और दूसरा साहब बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में तारीफ भी करते हैं इस जॉब के बारे में। तो ये सारी इसकी अच्छाइयां हैं। मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब आ सकती है। देखो नोटिफिकेशन का तो सीधे सीधा है कि 22 अप्रैल को बोला गया है, वो भी टेंटेटिव डेट है। ये ठीक है कि हाँ भैया चल रहा है, ये सभी के सभी बता रहे हैं 22 अप्रैल डेट दी गई है और ये है भी, मुझे लगता है पक्का यही है कि 22 अप्रैल को ही आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। अच्छा नोटिफिकेशन आने के बाद क्या है, पिछली बार देखो ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा कि पिछली बार कब नोटिफिकेशन आया और एग्जाम कब हुआ, ये सब बातें भी करेंगे। प्रीवियस एग्जाम टाइमिंग जो थी प्री एग्जाम का जो था वो जुलाई मंथ में था, ये देख लो जुलाई मंथ में था। जो 2024 का एग्जाम था उसका शायद नोटिफिकेशन जून में आया था, जून से जुलाई तक रहा। और फिर भैया हमारे पास क्या हुआ, सितंबर में उसका एग्जाम हुआ 9 से लेकर 26 सितंबर तक, उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ। उसके बाद एग्जाम होना था दिसंबर में पर हुआ जनवरी में, मतलब लगभग 3.5 महीने का प्री और मेंस के बीच में डिफरेंस था। ये पिछले वाला एग्जाम जो 2024 में हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। नोटिफिकेशन भैया आपको क्यों क्यों देखो ध्यान से क्यों पढ़ना है। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग कब ओपन होता है, वो कब क्लोज होता है इसके बारे में बताता है वो आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उस एग्जाम के बारे में ये बताता है आपको। एज क्या रहनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहना चाहिए। डिफरेंट एनेक्सर जो आपको पता लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाने होते हैं, जिसका नहीं बनाया प्लीज बना लेना। कोई ओबीसी से है, कोई ईडब्ल्यूएस वाला है, अपना रिवेन्यू वाला सर्टिफिकेट बना लेना भैया। कोई भैया मेडिकल सर्टिफिकेट जिसको बनाना है, डिसेबिलिटी वाला वो बना लेना। ये सारी बातें आपके लिए जरूरी है, इनको बना के रख लेना अभी के अभी, अगर नहीं बनाया है तो। और नोटिफिकेशन अभी 2025 वाला तो नहीं आया पर 2024 वाला तो ऑलरेडी आ चुका है, तो एक बार उसको रीड कर लेना कि तुम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को पार करते हो कि नहीं करते हो। वैसे जब नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको पढ़ के बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें 3 टाइप की जॉब्स होती हैं। एक तो जेएसओ, ठीक है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 वाला ऑफिसर, और जो दूसरी पोस्ट है जैसे कि एएसओ, एमईए, एएसओ, सीएसएस इंस्पेक्टर्स, जो भी दूसरी पोस्ट है। अगर जेएसओ की बात करूं दोस्तों तो भैया इसमें बैचलर डिग्री चाहिए होती है किसी भी सब्जेक्ट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, मतलब कम से कम 60% मार्क्स तो आने चाहिए किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। तो एक तो भैया डिग्री होनी चाहिए, 60% उसमें होने चाहिए ग्रेजुएशन में। दूसरा 12th के अंदर हमारे पास, अच्छा 12th स्टैंडर्ड में 60% होने चाहिए, ठीक है ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर। चलो बात समझ में आ गई, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दूसरा 60% मैथमेटिक्स में होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड पे। एक और बात, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। मतलब एक तो उसने बता दिया कि आपके 12वीं में जो मैथमेटिक्स है उसमें 60% नंबर होने चाहिए। दूसरा बैचलर डिग्री जो आपने की है उसमें एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हो, जेएसओ बन सकते हो। अब आते हैं एसआई ग्रेड 2 के, इसके अंदर बैचलर डिग्री चाहिए। इस बैचलर डिग्री के अंदर भैया स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वही सेम वाला जो वहां पर चाहिए। बट ध्यान रखना यहां पर कह रहा है द कैंडिडेट मस्ट हैव, कैंडिडेट का मतलब जो भी बच्चा होगा उसके पास स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए सभी सेमेस्टर्स में, 6 के 6 सेमेस्टर या 3 के 3 ही साल, उसके पास वो स्टैटिस्टिक्स क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, मतलब हर साल उसके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसी डिग्री उसने की होनी चाहिए जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स हो 6 के 6 सेमेस्टर में या फिर तीनों साल, वो बनेगा एसआई ग्रेड 2। और दूसरी जो पोस्ट है इनके लिए तुम सोच रहे हो, ठीक है, उनके लिए बस क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से हो, कितने ही परसेंटेज हो, पास हो ना, बस इस एग्जाम को दे देना। ऑल अदर पोस्ट, मतलब तुम्हारा ध्यान तो मोस्टली इसी पे ही है। तो मैंने जानबूझ के बताया क्योंकि ये भी हमारे पास 2 पोस्ट होती है, डब्ल्यूओ की इस बार नहीं आई थी वैकेंसीज, ठीक है, बट ऑल अदर पोस्ट जो कि आप जा रहे हो, जिसके लिए आप जा रहे हो, ठीक है। तो ऑल अदर मोस्टली बच्चे तो इसी के लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अच्छा ध्यान देना, जब एग्जाम की लास्ट डेट होगी
एग्जाम का जो फॉर्म आएगा, लेट्स सपोज 22 जुलाई को आया, ओ 22 अप्रैल को आया, अब 22 अप्रैल से लेके 21 मई तक या 1 मई तक फॉर्म रहता है। तो जो लास्ट डेट होगी फॉर्म की, उससे पहले पहले तुम्हारी प्रोविजनल डिग्री, देखो डिग्री तो मिलेगी नहीं क्योंकि डिग्री मिलने में टाइम लगता है, तो तुम्हारे पास प्रोविजनल डिग्री तो होनी चाहिए, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी आपको, उससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसकी डिग्री नहीं मिली है उसके साथ इश्यू हो सकता है, और क्या पता अपीयरिंग वाली को भी कर दें, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, 2024 में ऐसा नहीं था। तो भैया सीधी सीधी बात अभी मान के चलते हैं 2024 के हिसाब से कि भैया जो लास्ट डेट होगी फॉर्म की, तब तक आपके पास आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास एक प्रोविजनल डिग्री आपको मिल जाएगी आपके कॉलेज से, आपकी आपकी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। टेंशन मत लेना उस चीज की। अब देखो, बहुत ध्यान से आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है सभी पोस्ट के लिए, और कोई भी स्ट्रीम चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अदर पोस्ट के लिए, मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए भैया प्लीज 2024 वाला नोटिफिकेशन जरूर पढ़े। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बातें आप ध्यान नहीं देते हैं, बाद में फिर जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर वहाँ प्रॉब्लम होती है। मैंने देखा है, जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था तो कुछ बच्चे ढंग से पढ़ के नहीं आते हैं नोटिफिकेशन, तो प्लीज पढ़ के आना। जिनको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है वो बनवा ले अभी के अभी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है वो भी बनवा ले, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी बनवा ले। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्रोविजनल डिग्री एक्सेप्टेड है तो आप प्रोविजनल डिग्री ले लेना, क्योंकि मेन डिग्री तो बाद में मिलती है 1-2 साल बाद, ठीक। चलो, ये बातें तो नॉर्मल बातें हैं। अब दोस्त बात आती है एज रिलैक्सेशन वाली। पिछले जो पिछले साल वाले जो एग्जाम थे 2024 वाले, 2 एग्जाम की बात करूंगा, सीजीएल की और सीएचएसएल की। जो सीएचएसएल की नोटिफिकेशन थी, एज रेकनिंग मतलब कब से एज काउंट करते हैं, ये वाली बात कर रहे हैं, डेट फॉर रेकनिंग ऑफ एज, तो एज कहां से काउंट करते हैं। तो पिछले साल जो सीएचएसएल वाला नोटिफिकेशन था दोस्तों, वो हमारे पास अप्रैल में आया था 2024, अप्रैल 2024 को सीएचएसएल का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसमें 12वीं के बाद एग्जाम दे सकते हैं वाला। तो दोस्तों इस वाले के अंदर हमारे पास साफ साफ अप्रैल को एग्जाम, मतलब अप्रैल को फॉर्म आया था, और 1 अगस्त 2024 को इसने, उस डेट से 1 अगस्त 2024 से ये डेट थी आपकी जो एज है उसे काउंट करने की। यहां तक भैया एज काउंट हो रही थी कि 1 अगस्त 2024 तक आप कितने साल के हो गए, उस हिसाब से दोस्तों आपकी एज काउंट हो रही थी। सेम सीजीएल का जो नोटिफिकेशन था दोस्तों कब आया, मैं बता रहा था आपको, जून को आया, जुलाई तक रहा, जून को आया था फॉर्म सीजीएल वाला। और इसकी भी जो एज है दोस्तों वो कब तक, 1 अगस्त 2024 तक देखा गया कि भैया अब तक कितनी आप एज के हुए हो। तो दोस्तों मैं आपको अश्योर करता हूं मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा कि आपकी जो एज काउंट होगी एसएससी सीजीएल 2025 की, वो भी 1 अगस्त 2025 तक काउंट होगी। मतलब 1 अगस्त 2025 तक आप कितने साल के हो गए वही आपको होगा। तो आप ध्यान रखना कि 1 अगस्त 2025 तक आप कितने साल के हो। अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हो जितनी एज का होता है, मान लो आप 21 से ऊपर हो, 30 से छोटे हो, 27 से छोटे हो, तो मतलब आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक। अब यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी, पता होना चाहिए कौन सी पोस्ट की कितने साल तक है। जैसे कि जेएसओ की पोस्ट 32 साल तक आप उसको भर सकते हो, डबल ए की पोस्ट 30 साल से आप ऊपर के नहीं हो सकते, डीए डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट 30 साल से ऊपर के नहीं हो सकते, ये भी भैया हमारे पास 30 साल से ऊपर नहीं हो सकते। इंस्पेक्टर जो इनकम टैक्स का होता है 30 साल से ऊपर बच्चा नहीं लेते वो, ठीक है। और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर भैया, या प्रिवेंटिव ऑफिसर या इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये तीनों ही इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो, चाहे प्रिवेंटिव ऑफिसर हो या सेंट्रल एक्साइज का इंस्पेक्टर हो, उसकी भी एज 3 साल से 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एनआईए में जो इंस्पेक्टर होता है उसका भैया 30 साल से नहीं, असिस्टेंट 30 साल से, तो 30 साल ही मोस्टली 30 साल है, ठीक है। कुछ जॉब्स है इनका 27 साल है, जैसे कि ऑडिटर अकाउंटेंट वाली है, अकाउंटेंट के 27 साल तक बच्चा लेता है, 18 से 27 साल। एएसओ भैया 20 से लेकर 30 साल तक बच्चे लेता है। तो ये सारी की सारी है, एक बार देख लेना इनको। मैं वैसे कुछ पोस्ट है 27 साल वाली है, मोस्टली इसमें 27 साल तक वाली है, 18 से लेकर 27 साल तक वाली, ये मैं आपको जॉब्स बता रहा हूँ। टैक्स असिस्टेंट भी 27 साल तक ही बन पाते हैं आप, ठीक है। सब इंस्पेक्टर सीबीएम मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में 18 से 27 साल। मेन जो पोस्ट है जैसे कि एएसओ हो गया, अकाउंटेंट और ऑडिटर, तो भैया मोस्टली 30 साल तक, और असिस्टेंट अकाउंटेंट को 27 साल तक, टैक्स असिस्टेंट भी 27 साल तक होता है। इंस्पेक्टर हो गया, एएसओ हो गया, दोनों ही 30 साल तक आप बन सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट हो गया, ऑडिटर अकाउंटेंट हो गया 28 साल तक, ठीक है। बात समझ में आ गई है। जेएसओ वाला तो 32 साल तक। तो ये मैंने आपको एज के बारे में बता दिया। अच्छा, एससी एसटी होता है उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ओबीसी को 3 साल का, एससी पीडब्ल्यू वाला है भैया इसको 10 साल का, 13 साल का। बेसिकली मतलब
ये देख लें एक्स सर्विसमैन को भैया 3 साल का। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, तो जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं ऑलरेडी, उनको भी कुछ रिलैक्सेशन मिलता है कुछ टाइम काम करने के बाद। ठीक है, चलो वैसे आप जब आप जॉब में जाओगे ना, आपको एक्स सर्विस मैन भी मिलेंगे बहुत सारे, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस चीज़ को। अब आपका जो ये एग्ज़ाम होता है दोस्तों, इसका पैटर्न क्या होता है, कैसे कैसे एग्ज़ाम लेता है हमारे पास एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका टीयर 1 एग्जाम होगा। ध्यान देना, जो आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। पिछली बार की कट ऑफ 2024 की जो कट ऑफ थी 153 पॉइंट समथिंग थी, भी थोड़ी सी चेंज भी हुई है, पॉइंट्स में थोड़ी सी चेंज हुई है, कुछ बच्चे लिए गए हैं बाद में दोबारा से मेंस के एग्जामिनेशन में, बट फिर भी ओवरऑल 153 पॉइंट समथिंग की कट ऑफ थी जनरल के बच्चों की। तो 153, तो भैया मतलब आपको टीयर 1 में जो नंबर लेके आने हैं वो एक तरह से 160 प्लस ही लेके आने हैं, 160 प्लस ही लेके आने हैं। इससे आप क्या हो जाओगे, थोड़े सेफ हो जाओगे, आपको थोड़ा इश्यू नहीं आया कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा। तो आप अपना गोल थोड़ा सा हाई लेके चले, जिससे कि आप चाहे जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी हो, आप चाहे आप मेडिकली अनफिट हो, मतलब जो भी आपके साथ इशू है उसमें भी अगर कुछ है तो 160 प्लस लेके चले, ट्राई करें, बेटर के लिए आप ट्राई करें, बाकी आपकी कट ऑफ बाद में डिसाइड करेगी, कट ऑफ के भरोसे ना बैठे रहें। तो ये क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, क्योंकि 2021 तक जुड़ते थे प्री के एग्जाम्स के मार्क्स, अब नहीं जुड़ते, 2022 2023 2024 अब नहीं जुड़ते। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। फिर टीयर 2 होता है, मेंस एग्जामिनेशन होता है। फिर जैसे ही मेंस एग्जामिनेशन हो जाता है, जो बच्चे क्लियर करते हैं कट ऑफ्स, उनको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होती है कि किस किस पोस्ट के लिए वो जाना चाहते हैं। उसके बाद जैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो एक रिजल्ट आता है कि जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है उनमें से कितने बच्चों की मतलब जॉब लग गई है, वो फाइनल रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे मान लो आपको इनकम टैक्स मिला, जैसे मुझे इनकम टैक्स मिला, तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जाके ही जिस जोन में मेरा हुआ था उस जोन में जाके मैंने एक पर्टिकुलर जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। लेट्स सपोज मेरा दिल्ली जोन में होता है, तो दिल्ली जोन में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहां नोडल ऑफिसर बिठाएगा वहीं जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मान लो आपका एएसओ सीएसओ में होता है, वहां तो फिर भी दिल्ली में जाना पड़ेगा। जिस भी डिपार्टमेंट में होता है और जिस जोन में होता है आपको वहीं जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, नॉर्मल सा होता है, आपको ब्लड चेक करते हैं, आपका शुगर लेवल जिसके अंदर होता है, आपका आई चेकअप होता है नॉर्मल, आपका आंख का नाक का चेकअप होता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ये प्रोसेस है पूरा पूरा जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है फॉर एग्जाम। अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है दोस्तों, दोस्तों ध्यान देना, एग्जाम पैटर्न जो टीयर 1 का है, जो पहला एग्जाम प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा, और अप्रैल को अगर नोटिफिकेशन आ रही है तो अप्रैल को नोटिफिकेशन आ रही है, मतलब समझ सकते हो मई जून जुलाई के मिड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाएगा। मतलब जो अभी तक पैटर्न चलता आया हुआ है एसएससी सीजीएल का, उसके हिसाब से 2.5 महीने के अंदर, फॉर्म के 2.5 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाता है। तो ये क्लियरिटी रखना कि जुलाई मिड में या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा 2025 का, उसको दिमाग में लेके ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आपके पास चारों सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और जीएस आता है। चारों ही सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन दोस्तों यहां पर कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, तो 50 नंबर का 200 नंबर का पेपर। क्लियर है, पूरे 60 मिनट मिलते हैं, 1 घंटा मिलता है आपको पेपर देने के लिए। अब पेपर देने के लिए आपको 1 घंटा मिला, कुछ गलती कर दिया आपने एक क्वेश्चन में तो कितने नंबर कटेंगे, 0.50 नंबर कटेंगे। एक क्वेश्चन सही हुआ तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत हुआ तो आधा नंबर कट जाएगा। ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है। अगर मैं आपको बात करूं आपके मेंस के एग्जाम की, तो मेंस के एग्जाम में दोस्तों आपका 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन देखो, प्रीलिम्स वाले एग्जाम में क्या होगा कि आप जब चारों सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी भी सब्जेक्ट को आप स्विच कर सकते हैं। आपको मैथ्स का करने का मन है, आप मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स करते रहो। आपको मन किया आप रीजनिंग कर लेता हूं, आप रीजनिंग पे स्विच कर लो। आपका मन किया इंग्लिश करने का, आप इंग्लिश में स्विच कर लो। आपका मन किया जीएस पे स्विच करने का, आप जीएस कर लो। वहां पर कोई रोक टोक नहीं है कि किस सब्जेक्ट को पहले करना है, किस सब्जेक्ट को बाद में करना है, वहां पर आप डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, किसी भी टाइम किसी क्वेश्चन को इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हो। तो ऐसी कोई इशू नहीं है कि सर हिंदी में, हम तो हिंदी वाले हैं सर, हिंदी में तो नहीं है क्वेश्चन, तो आप हिंदी में चेंज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। कोई इंग्लिश वाला है हिंदी में तो हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकता है, बट इंग्लिश वाला जो इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट रहता है या जो इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है वो इंग्लिश का इंग्लिश में रहेगा, कहीं उसे भी चेंज करने की कोशिश करो।
टीयर 2 में मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता, वहां पर सेक्शन 1 होता है जहां पर 2 पेपर आते हैं, मैथ्स का और रीजनिंग का। 60 मिनट मिलेंगे आपको, 60 मिनट में 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के होंगे। मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके पास 30 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन यहां पर 3 नंबर का होता है दोस्तों। यहां पर खेला है क्या कि हर क्वेश्चन 30 नंबर का है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो जब गलती होगी तो भी दोस्तों आपका 1 नंबर कटेगा। प्रीलिम्स में 2 नंबर का था तो आधा नंबर कटता था, यहां पर 3 नंबर का है क्वेश्चन एक, तो अगर गलती हुई तो 1 नंबर कटेगा। तो यहां पर गड़बड़ है, गलती करने पर ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, तो ध्यान से करना है। अगर हर क्वेश्चन 3 नंबर का तो टोटल 90 नंबर्स का ये होता है, 90 नंबर्स का ये होता है, ठीक है। 23% आता है, 1 घंटा मिलता है। आप मैथ्स और रीजनिंग में स्विच कर सकते हो, जो सब्जेक्ट पहले करना है आप कर सकते हो। फिर जैसे ही ये वाला सेक्शन पूरा होगा, ये सेक्शन बंद हो जाएंगे, दोबारा से आप इन सेक्शन पे नहीं जा सकते 1 घंटे बाद। अब 1 घंटे बाद खुल जाएगा आपका इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश और जीएस खुल जाएगा, इसमें भी आप स्विच कर सकते हो। इंग्लिश पहले करना चाहते हो इंग्लिश कर लो, मैथ्स पहले हो, जीएस पहले करना चाहते हो जीएस कर लो। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 मतलब 45, 3 नंबर का हर क्वेश्चन, मतलब 135 नंबर का होता है। सबसे ज्यादा नंबर इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। जो हर टाइम आप मैथ्स या रीजनिंग आप सोचते हो मैथ्स रीजनिंग में डर लग रहा है, तो सबसे ज्यादा नंबर हमारे पास इंग्लिश के अंदर होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन जो है हमारे पास है 45 क्वेश्चन 135 नंबर का। और जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर जीके जीएस दोनों आ गए, 25 क्वेश्चन का होता है। 45 और 25 कितने हो गए हमारे पास, 70 क्वेश्चन हो गए। और भैया 75 नंबर का होता है जीएस। इनमें स्विच कर सकते हो इंग्लिश और जीएस में। तो टोटल नंबर का पेपर कितने का हो गया, 390 नंबर का। मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस को मिला के पेपर कितने का हो गया, 390 नंबर का। जैसे ही इंग्लिश और जीके जीएस का सेक्शन 60 मिनट खत्म हुए, 1 घंटा खत्म हुआ, वो बंद हो जाएगा और एकदम से चलना स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर। ध्यान देना, कंप्यूटर हमारे पास क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर का पेपर। तो क्वालिफाइंग बस सिर्फ मेंस में आता है, प्रीलिम्स में ठीक है नहीं। तो आपके पास 60 नंबर। अगर मैं बात करता हूं जनरल वाले बच्चे की, तो अगर सीपीटी वाली जॉब चाहिए जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए, तो मिनिमम 27 नंबर तो लेके आए। और अगर ओबीसी है ईडब्ल्यूएस 24 नंबर लेके आए, एससी एसटी के लिए 18। तो बेसिकली आप है ना, इतने तो कम नंबर थे तो ज्यादा कम नंबर, 1/3 बता दिए मैंने आपको, 1/3 या 1/4 आपको नंबर बता दिए। आपको जरूरत नहीं है, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे आप पढ़ोगे तो। पर मैं आपको बताता हूँ 27, 24 और 18 इतने नंबर आपके, इनसे ज्यादा नंबर रहने चाहिए। जनरल वाले बच्चे के तो 27 से ऊपर नंबर रहने चाहिए, जिससे कि वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 24 और एससी एसटी के लिए 18 मान के चलो, बट मैं कहता हूँ आप पूरे नंबर लेके आना, ठीक है। क्वालिफाइंग तो वैसे और भी कम होता है, बट सीपीटी जॉब्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, 18, 24, 27, तो उस बात का ध्यान रखना। वैसे इजी होता है। उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाता है थोड़ी देर का। रेस्ट के बाद उसी दिन आपकी टाइपिंग भी होती है, डेस्ट जिसे कहते हैं। डेस्ट का एग्जाम जो होता है वो भी आपका होता है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है। सेक्शन 3 होता है, इसमें कंप्यूटर और टाइपिंग आती है। टाइपिंग थोड़ी देर बाद होती है। अच्छा, टाइपिंग में 2000 कीवर्ड्स आते हैं, जैसे इस बार 2024 में 2046 कैरेक्टर्स आए थे। आपको स्पीड चाहिए होती है 35 से लेकर 40 के बीच में। स्पीड तो कम भी चल जाएगी, 27 और 30 भी चल जाएगी, बट क्या होता है कि वहां पर आप नर्वस हो सकते हो, तो अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। कीबोर्ड ले लो या फिर किसी कैफे में जाके आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, टाइपिंग के ऊपर इतना जोर मत देना, नॉर्मली टाइपिंग करते रहना। सिंपल टाइपिंग आती है, बच्चे सब कंप्लीट कर लेते हैं। 10 मिनट का पहले मॉक होता है, उसमें कीबोर्ड चेक करते हैं। कीबोर्ड अगर अच्छा है तो ठीक है, खराब है तो आप चेंज करवा सकते हो। फिर बीच में 3 या 5 मिनट का आपको गैप मिलता है, फिर आपका पेपर स्टार्ट होता है। 15 मिनट का होता है, जिसमें आपको 2046 कैरेक्टर डालने होते हैं, इसमें कॉमा स्पेस सब काउंट होता है, ठीक है। तो टेंशन ना लेना, बहुत आसान है। हाँ, पेपर 2 भी होता है, स्टैटिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया था, जेएसओ वाला, ऐसा ही वो वाला, वो 100 क्वेश्चन होते हैं। वो अगले दिन हो सकता है या एक दिन पहले हो सकता है। जैसे इस बार क्या हुआ, 18 को एग्जाम था, 19 को और 20 को, तो 19 को जेएसओ का एग्जाम रख दिया उन्होंने। तो एक दिन सभी का जेएसओ का एग्जाम होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर का पेपर 2 घंटे के लिए होता है। यहाँ ध्यान देना, जो मैंने आपको पूरा बताया, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है और गलती करी तो 1 नंबर कट जाएगा। और ये जेएसओ वाले पेपर के अंदर दोस्तों हमारे पास 0.5 नंबर ही कटता है, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर है? चलो, यहाँ तो मैंने आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे दी। चलिए, व्हाई यू वांट टू डू इट,
अब दोस्तों मैंने आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे दी है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपका दिमाग में क्या चल रहा है, आपका गोल क्या है, आप करना क्यों चाहते हो। ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती किसी को देख के, किसी की रील देख के, किसी का ये देख के कि भैया मुझे दर्द है दिल में, मुझे कुछ करके दिखाना है। नहीं, आपका अपना कुछ मोटिवेशन होना चाहिए, आपके कुछ रीजंस होने चाहिए जिसकी वजह से आप इस जॉब के अंदर जा रहे हैं। अगर वो नहीं है तो भैया बीच में ही आप रुक जाएंगे और बस दूसरों को आगे जाते हुए देखेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्त कि जो आपका मोटिवेशन है वो इटर्नल होना चाहिए, वो आगे तक चलना चाहिए। अब आप क्यों करना चाहते हैं वो आप सोचिए, आपका रीजन आपके अंदर होना चाहिए। इससे आप पीछे भाग नहीं सकते, सिर्फ अंधाधुन आप पढ़ाई करने चले जाएंगे तो आप बीच पे कभी ना कभी रुक जाएंगे, ब्रेक डाउन आ जाएगा। तो देयर शुड बी अ रीजन, क्योंकि अप एंड डाउन आता रहेगा इस एग्जाम की तैयारी करते हुए। कभी आपको मन लगेगा कि ओ मजा ही आ गया पढ़ाई करते हुए, कभी कभी आपको लगेगा कि यार अब मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। तो उस चीज को अगर आपको मेंटेन रखना है, अप डाउन को मेंटेन रखना है, तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए। नो लास्ट टाइम स्टडिंग विल वर्क। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आखिरी समय, आखिरी के 1 महीने पढ़ लिए, आखिरी के 10 दिन पढ़ लिए, 15 दिन पढ़ लिए, यहाँ ये काम नहीं चलेगा, ये स्कूल या कॉलेज नहीं है। मोटिवेशन के लिए किसी वीडियो को सर्च मत करो कि मुझे मोटिवेशन मिल जाए, या किसी से मत मांगो कि सर मुझे मोटिवेशन दे दो, सर मुझे मुझे कुछ ऐसी बात बता दो कि मजा आ जाए और मैं पढ़ाई में मन लगे। नहीं, आपके अंदर खुद से आना चाहिए वो मोटिवेशन। अगर नहीं आ रहा है तो ढूंढो भैया। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते, चैप्टर्स नहीं होते स्कूल और कॉलेज की तरह। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ नहीं होता, सब पढ़ के जाना है। क्योंकि आपको ऊपर के 10 या 15% वाले बच्चों के अंदर आना है, तो उसके लिए आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, जितना आप पढ़ सकते हो। मतलब जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ के जाना है। पूरा तो देखो क्या ही, बट ये है कि जितना पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पढ़ना। इंपॉर्टेंट तो तब पता लगेगा ना जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, अपने आप पता लगता रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, टीचर से पढ़ोगे, मैं बताऊंगा आगे कि किस टीचर से पढ़ना है, कौन सी यूट्यूब वीडियो देखनी है, कौन सी बुक से पढ़ना है, सब बताऊंगा। ठीक है, अपने आप को किसी भी चीज के लिए तैयार रखना। फेलियर हो गया उसके लिए भी तैयार रखना, नंबर नहीं आ रहे मॉक्स में उसके लिए भी तैयार रखना। ये सब अपने माइंड को लेके चलना, तब जाके प्रिपरेशन अपनी क्या करनी है, आपको स्टार्ट करनी है। क्लियर है? ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो आपके अंदर मन में ये होना चाहिए। अब इतनी सारी बातें कर ली मैंने, आपको इतना सब कुछ बता दिया। अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आपको बताना कि सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है इसकी। देखो, 2 भागों में बांटा गया है मैथ्स को। मैथ्स से शुरुआत करते हैं ना। डर लगता है बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से। मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स, बताया है कई बच्चों को मैथ्स, सिलेक्शन भी हुए हैं बच्चों के मैथ्स की वजह से। मेरा भी मैथ्स की वजह से अच्छे नंबर आए हैं, तो मेरा भी हुआ है। ठीक है, पिछले वाले पैटर्न में भी हुआ था, इस वाले पैटर्न में भी हुआ है। चलो, 2 टाइप के भैया हमारे पास डिवाइड होता है, अर्थमेटिक और एडवांस, दोनों में डिवाइड होता है। अर्थमेटिक जिसके अंदर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ये सब आता है, और एडवांस मतलब ज्योग्राफी, सॉरी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा, ये वाला फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब आप इसमें पूरे नंबर ला सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा इसमें पूरे नंबर नहीं आ सकते, नहीं नहीं, ये ऐसा 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं मैथ्स और रीजनिंग, इसमें आप पूरे नंबर ला सकते हो। 90 में से 90 इसमें नंबर आ सकते हैं आपके मैथ्स में। सिमिलरली आपके रीजनिंग में भी 90 में से 90 आ सकते हैं। लिमिटेड सोर्स से पढ़ना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आज मैंने इसकी वीडियो देखी, कल मैंने इस वाले एक्स वाले टीचर की देखी, फिर मैंने वाई टीचर की देखी, फिर मैंने जेड टीचर की देखी। मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो अगर आप मेरे से जुड़े हो, मेरी क्लासेस देख रहे हो, तो पूरी वीडियोस में आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अभी फुल पढ़ाऊंगा मैं आपको, पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, फ्री पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो पूरा पढ़ाऊंगा, तो आप एक जगह जुड़ जाना। मुझसे जुड़ते हो तो मैं तो कहूंगा जुड़ जाओ और फिर पूरा पढ़ो मेरे से। ठीक है, पूरा पूरा पढ़ाई करो, कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे आपको, पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, सब पढ़ाएंगे। ठीक है भैया, फिर जिससे भी पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो। ठीक है, एक सोर्स होना चाहिए, एक किताब और एक चैनल, बस एक किताब एक चैनल। वो एक किताब क्या होगी, एक चैनल क्या होगा, मैं आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो मैथ्स के लिए, या फिर आप जिससे भी कर रहे हो वो भी बताऊंगा। कुछ टीचर्स हैं, बेसिक बुक्स अगर आपको लेनी है जिससे कि आपने आज तक पढ़ा नहीं है, पर आपको कोई बुक देखनी है कि सर मैं कौन सी बुक लूँ इसके लिए, मैथ्स के लिए, तो वो RS अग्रवाल की रहेगी, या फिर एनसीईआरटी की 9th और 10th दोनों किताबें आप खत्म कर दीजिए। दोनों किताबें, 9th वाली भी और 10th वाली भी। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड के हो, अगर आप कोलकाता बोर्ड मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड के हो, गुजरात बोर्ड के हो, तमिलनाडु बोर्ड से हो, या फिर कर्नाटका बोर्ड से हो आप, या फिर आप आसम बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो आप, उनके अंदर भी सेम मैथ्स होता है 9th और 10th में। ठीक है, वही एनसीईआरटी का पूरा चेपा हुआ है, तो टेंशन मत लेना, आप उनकी भी एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक्स पढ़ सकते हो। अगर स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल, तो ये 2 किताबें आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो दोस्तों फिर आप किरण पब्लिकेशन की या पिनेकल पब्लिकेशन की आप PYQ बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक ले सकते हो। अब ये PYQ बुक उन बच्चों को भी लेनी चाहिए जो बिगिनर्स हैं,
पहले आप एक चैप्टर खत्म करो, अभी बताऊंगा मैं, उसके बाद ये प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाओ। तो ये किताबें तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए, विद एक चैनल भी होना चाहिए जो आपका, जिस भी चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हो। क्लियर है? चलो अब कैसे करना है एक चैप्टर को, मैंने बताया था ना, मैं सब बताऊंगा आपको, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। किताबें बता दी, ठीक है। अब चैनल भी आपको बता दिया कि आप मुझसे पढ़ सकते हो, फॉलो कीजिए, एक तरफ फॉलो कीजिए, आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जिसको भी फॉलो कर रहे हो। दूसरा, कैसे पढ़ना है, एक वीडियो देखो आराम से, आराम से आपने कोई वीडियो देखी, मान लो मेरी वीडियो देखी आपने आराम से, और सारा चैप्टर पढ़ा उसका आराम से, और या फिर किताब से आपने पढ़ा, दो चीज हो सकती है ना, तो किताब से पढ़ रहा हो चाहे तो यूट्यूब वीडियो से, दोनों एक साथ मत चलना, ठीक है। जहां से पढ़ रहे हो उसको एक रखना, प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं से भी। हाँ, वीडियो देखी या फिर किसी किताब से पढ़ा, उसके बाद उसके नोट्स भी बनाए आराम से बैठ के, जो जो चीजें नहीं आती उनका आराम से, जो नहीं आती उनके नोट्स बनाओ, कुछ चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है ना, उनके नोट्स बनाए। फिर जो चैप्टर कर लिया, चाहे वीडियो देख के चाहे वो बुक से कर लिया, उसके नोट्स बना लिए। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा दोस्तों, कि आपको उसके पीवाईक्यू स्टार्ट करने। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले वर्ष हमारे प्रश्न आए हुए हैं, कितने साल के, पिछले 3 साल के, 24, 23 और 22। वैसे भी पैटर्न चेंज होने के बाद तो 24, 23 और 22 ही है ना, 22 से पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2022, 2023, 2024 के इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीलिम्स में या मेंस में, सारे कर लेना है, ठीक है। टेक्स्ट, अच्छा ये भी हो गया। उसके बाद सेक्शनल मॉक लगाइए, वो जैसे कि टेक्स्ट बुक है, या फिर ओलिव बोर्ड है, या फिर अडा 24/7 है, कहीं से भी आप वो लगाते हो, मॉक्स लगाते हो, वहां से आप मॉक्स लगाइए मेरे दोस्तों। और फिर पर डे रिवाइज मत कीजिए, रिवाइज भी कब कीजिए, सैटरडे और संडे को, ठीक है। मैं तो रिकमेंड करूंगा सैटरडे और संडे को रिवाइज करें मैथ्स को, ठीक है। पर डे रिवाइज ना करें, जो भी पढ़ा आपने थ्रू आउट मंडे टू फ्राइडे, वो आप सैटरडे और संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखें, वहां पर कुछ उस दिन कुछ भी एक्स्ट्रा ना पड़े, क्योंकि जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां पे मोस्टली सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो मंडे टू फ्राइडे आप आराम से पूरा पढ़िए, ठीक। ध्यान देना, डोंट ट्राई एंड प्रैक्टिस एक्स्ट्रा पीडीएफ्स एंड लर्न फ्रॉम यूट्यूब एजुकेटर्स। बहुत सारे एजुकेटर्स को मत लेना, किसी एक को ले लेना। बहुत सारी किताबें मत खरीदना, किसी एक किताब को ही खरीदना। जैसे कि आर एस अग्रवाल खरीद ली कॉन्सेप्ट के लिए, और क्वेश्चंस के लिए आपने किरण पब्लिकेशन या पिनाकल पब्लिकेशन ले लिया। क्लियर है भाई? अच्छा, अब आप कहोगे सर ये तो बात हो गया, अब पर डे हमें पढ़ना कैसे, डेली रूटीन क्या होना चाहिए। सुबह उठकर मैथ्स नहीं करना, सुबह उठकर मैथ्स नहीं करना एकदम से, माइंड थोड़ा सा उसको टाइम देना। क्या करना, अगर आप बिल्कुल ही आप जॉब नहीं करते हैं और बिल्कुल पूरा दिन आपके पास फ्री है, देखो 3 टाइप के बच्चे होते हैं ना, एक तो जो बिल्कुल फ्री होते हैं, जो सिर्फ सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक जो भैया रिपीटर्स हैं, और दोस्तों एक जो जॉब वाले हैं। दोस्तों, जो बच्चा बिल्कुल फ्री है उससे मिनिमम 3 घंटे देने हैं दिन के अंदर। अब 3 घंटे का मतलब क्या होगा, इस 3 घंटे में 1.5 घंटा तो क्या होगा, जो आपने पढ़ाई करनी है, चाहे किसी यूट्यूब वीडियो से चाहे किसी बुक से। 1.5 घंटा तो पूरे कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, जो भी हो रहा है उस वीडियो के अंदर, उस बुक के अंदर। और बचे हुए 1.5 घंटे, बचे हुए 1.5 घंटे जो भी आपने पढ़ा है, कोशिश कीजिए कि उसके पीवाईक्यू लगाएं, कोशिश कीजिए कि उसके पीवाईक्यू लगाएं, ठीक है। तो ऐसे रहना चाहिए। कुछ बच्चों के लिए 1.5 घंटा नहीं होगा, 2 और 1 घंटा कर सकते हो, ठीक है। बस चाहे ये भी ना करो, आप सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे मैथ्स पढ़ो, और मैं तो कहूंगा ये रिकमेंडेड है। पढ़ना कब शुरू करना है, ध्यान देना, जैसे ही आपके 10 बजते हैं, 10 बजे के बाद आप कभी भी, 10 बजे के बाद आप कभी भी मैथ्स पढ़ सकते हो। टुकड़ों में पढ़ना, 1.5 घंटा पढ़ लिया मैथ्स, छोड़ दीजिए मैथ्स, फिर शाम को 1.5 घंटा पढ़िए। अगर आपके पास, मैं फ्री, अभी जो पूरे दिन फ्री है उनके लिए बता रहा हूं मैं आपको, तो पूरा एक साथ 3 घंटे मत पढ़ना। हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को समय दीजिए उस चीज को ग्रैब करने के लिए। तो पूरे टाइम 3 घंटे, मतलब ऐसा मत बोलना कि बस पढ़ते ही जा रहे हो, ठीक। रिपीटर्स के लिए कहूंगा मैं, आपको भी जो रिपीटर्स है 3 घंटे ही करिए, बट इसके अंदर ध्यान देना भाई, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू और मॉक लगाइए, मॉक्स लगाइए, ये 2 चीज बस। पीवाईक्यू उसको उस टॉपिक के, अभी भी टॉपिक वाइज जाइए, पीवाईक्यू करो 1.5 घंटा, और फिर 1.5 घंटा मॉक्स लगाओ, सेक्शनल मॉक्स लगाओ, ठीक है। ये आपके रिपीटर्स के लिए। जो जॉब वाले हैं दोस्तों, ध्यान देना, सुबह नहीं पढ़ना है, शाम को आके पढ़ना है। 1.5 घंटा मिलता है, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा पढ़ लेना बस मैथ्स को। 1.5 घंटा नहीं तो 1 घंटा तो पढ़ ही सकता है, मिनिमम मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा, ठीक है।
ध्यान रखना, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है आप कितने दिन तक लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप शाम को आके अगर आपको 1 घंटा मिलता है तो 1 घंटे पढ़िए जॉब वालों, नहीं तो 1.5 घंटा, ठीक है, इनफ होगा। तो ये भैया आपका मैथ्स का है। अब रीजनिंग के लिए ध्यान देना दोस्तों, इसका किसी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर अलग से कोई यूट्यूब एजुकेटर देखने की जरूरत नहीं है, या फिर अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए ले लेना, बट आपके पास सबसे पहला जो काम करना है रीजनिंग के लिए, सबसे पहला जो काम करना है, पहले जो पिछले साल के जो टीयर 1 के और जो मेंस एग्जामिनेशन के जो पेपर हैं रीजनिंग के, उन्हें उठा के एक बार लगा लेना कि भाई आज 15 क्वेश्चन लगाए, कल फिर 15 क्वेश्चन लगाओ, कल फिर 15 क्वेश्चन लगाओ, या फिर पूरे 25 क्वेश्चन लगाए, 25 लगाए, 25 लगाए। 4-5 दिन या 1 हफ्ता पहले जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले वो लगाना। उससे क्या होगा, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि रीजनिंग में आता क्या है, रीजनिंग क्या भैया चीज क्या है, आपको ये आइडिया हो जाएगा, आप किसी के बहकावे में नहीं आओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक्स यही करते हैं कि आपको ये बताते हैं कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, जिससे कि कोई कुछ कहे, क्योंकि चैनल्स बहुत सारे हो गए हैं, बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कहां से किस इन्फॉर्मेशन को लेना है। वो कैसे पता लगेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए तो सबसे पहले मैं कहूंगा पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, पीवाईक्यू लगाएं। इसमें रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कैलकुलेशन रहती है। कैलकुलेशन के लिए मैं डेली 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे की क्लास स्टार्ट करूंगा सुबह सुबह, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड और ट्रिक्स सभी चैप्टर्स की पता होना चाहिए। अब क्या करना है, जब आप प्रीवियस से क्वेश्चन लगाओगे आपको ये ज्ञान होगा, आपको ये पता लगेगा कि यार ये वाला चैप्टर नहीं आता मुझे, या फिर ये वाला चैप्टर नहीं आता मुझे। अब उस चैप्टर की आप अलग से वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो बताता हूँ, पीयूष वार्ष्णेय सर है, पीयूष वार्ष्णेय सर, वो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनकी टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हो जाके, ठीक है। और अगर मैं बुक की बात करूँ तो बुक भैया पीवाईक्यू की किरण पब्लिकेशन या पिनेकल पब्लिकेशन ले लेना, जितने प्रीवियस क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर सेक्शनल पीवाईक्यू लगा सकते हो टेक्स्ट बुक से। क्लियर भाई लोग, वही मैं लिमिटेड सोर्स से पढ़ना है, एक किताब फॉलो करनी है, एक चैनल फॉलो करना है, बस कोई दिक्कत नहीं। पीवाई की बुक ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, किरण पब्लिकेशन या पिनेकल पब्लिकेशन के लिए। और ध्यान रखना, रीजनिंग का तरीका, उसको तोड़ने का, उसमें फुल स्कोर करने का तरीका यही है कि डेली 25 क्वेश्चन लगाएं, डेली 25 क्वेश्चन लगाएं मॉक्स के। कीप गिविंग मॉक्स फ्रॉम एनी मॉक ऐप, किसी भी मॉक ऐप हो सकती है, किसी भी मॉक ऐप से आप पढ़ सकते हो। क्या पता आपके पास कोई और ऐप हो, XYZ ऐप हो, मैंने कोई और ऐप बताई अभी, तो जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक हो, हॉली बोर्ड हो, आपके पास 24/7 हो, किसी की भी ऐप हो, आप उस ऐप से टेस्ट लगाएं, डेली 25 क्वेश्चन करें या 20 क्वेश्चन करें, पर करें। और कौन से वाले क्वेश्चन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर रीजनिंग को डेली कैसे करना है, 3 घंटे तो सर आपने मैथ्स के बता दिए। दोस्तों यहाँ पर इन सभी बच्चों के लिए, चाहे वो जॉब करने वाला हो या जॉब ना करने वाला हो, चाहे वो रिपीटर हो, ये तो फ्री वाला बच्चा हो गया जो बिल्कुल बिगिनर है, इन तीनों के लिए ही दोस्तों ध्यान रखना 25 क्वेश्चंस डेली, इसके रीजनिंग के। कौन से वाले, पीवाईक्यू वाले। जब आप डेली पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि एक टॉपिक है जिसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मान सकते हो वो कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, क्या पता वो क्यूब एंड डाइस हो सकता है, क्या पता वो कैलेंडर हो सकता है, क्या पता वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो सकता है, क्या पता वो काउंटिंग ऑफ फिगर हो सकता है। जिस भी आपको टॉपिक में दिक्कत आ रही है उसको सर्च कीजिए और पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ लीजिए। कितने घंटे पढ़ना है, इसको मैक्स टू मैक्स कहूंगा, जो फ्री है बच्चा, जो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कहूंगा मैक्स टू मैक्स इसको 1 घंटा ही पढ़ना है। अगर 1 घंटे में 25 क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, जितना ज़्यादा टाइम लोगे अपना ही टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। जो जॉब वाले हैं उनको मैं कहूँगा इसको मैक्स टू मैक्स 30 से 45 मिनट दें। जो जॉब वाले हैं 30 से 45 मिनट दें, इससे ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को। जो रिपीटर्स हैं वो तो भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू और मॉक्स लगाते रहें, वो तो भैया छोड़ दें, उनको तो कुछ नहीं करना। आधे घंटे डेली, आधे घंटे पर डेली, आपके लिए भी रिपीटर्स के लिए भी 30 से 45 मिनट। पर जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो 1 घंटा मिनिमम और 1.5 घंटा मैक्सिमम दे सकते हैं रीजनिंग को। कोई टॉपिक नहीं आता तो उसे पढ़ने के लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हैं। अगर बिगिनर है तो आधा घंटा एक्स्ट्रा देना, किसी वो जो वीडियो मैंने आपको बताया वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, चलो अब आगे देखते हैं। इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में तो बहुत अच्छा पार्ट है। दोस्तों इंग्लिश जो हमारे पास है, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब
और हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन, इसके अंदर क्लोज टेस्ट आता है, इसके अंदर PQRS जंबल्ड वाले आते हैं, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये तीनों, और साथ साथ ग्रामर। ये 3 चीजों से बनता है हमारे पास इंग्लिश, जो हमारे एग्जाम में आता है। क्लियर। बुक्स क्या यूज करनी है, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है, जिसने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं कि भैया इंग्लिश खोल के, तो नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वो ले ले। उसके अंदर कॉम्पिटिशन पार्ट भी है, उसके अंदर वोकैब पार्ट भी है, और उसके अंदर ग्रामर पार्ट भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के समझाया है। तो बेस्ट बुक रहेगी जो पहली बार स्टार्ट कर रहा है इंग्लिश पढ़ना, तो उसके लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 स्टार्ट रहेगी। ठीक है। अच्छा, जो रिपीटर है, जो चाह रहे हैं कि यार जो पिछली बार नंबर आए थे उनसे थोड़ा बेटर नंबर आए, उनके लिए मैं SP बख्शी करके बुक है, वो आपको रिकमेंड करता हूँ। इस वाली बुक से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपके मन में आएगा सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये तो आपने बता दिया दोनों चीज़ों के लिए। प्रैक्टिस देखो, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये ग्रामर के लिए है, जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर आपके एरर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बेस्ट है भैया ये मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ठीक। वोकैब के लिए, वोकैबलरी के लिए ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक, वहां से आप वोकैब, वैसे वोकैब तो नीतू मैम वाली बुक में भी है, ठीक है, और वोकैब यहाँ पर भी है, SP बख्शी वाली बुक के अंदर भी है। ठीक है। बट अगर आप अलग से वोकैब पढ़ना चाहते हो तो ब्लैक बुक है, वहां से आप वोकैब कर सकते हो, या फिर बिल्कुल रूट वर्ड से पढ़ना चाहते हो, जो बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ना चाहते हो, तो वर्ड पावर इजी की बुक आती है, या फिर वर्ड पावर इजी एक्सप्लेनेशन लिख देना यूट्यूब पर, आपको 11 घंटे या 12 घंटे की वीडियो मिल जाएगी। आप क्या करना दोस्तों, उस वीडियो को डेली आधा घंटा देना। ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल स्टार्ट करने वाले बच्चे के लिए, रिपीटर के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ग्रामर वाले के लिए, और वोकैब कहाँ से पढ़ना है, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए या फिर PQRS पजल्ड वाले के लिए मैं आगे आपको बता देता हूँ, उसके लिए बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले जान लीजिए कि आपको पढ़ना कैसे है। अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये PQRS जंबल्ड पैराग्राफ वाला रह गया, उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ इन्फॉर्मेशन, बट आपको इंग्लिश कैसे पढ़नी है वो बताता हूँ, किसी एक चैप्टर को कैसे पढ़ना है। एक वीडियो देखना या फिर किसी किताब से पढ़ना, मैं तो रिकमेंड करूंगा इंग्लिश किसी किताब से पढ़े, किसी टीचर से ना पढ़े, ऐसी मेरी रिकमेंडेशन है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट से मिला हूँ जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, वो बुक से हमेशा बुक ही बताते हैं कि सर हमने तो बुक से पढ़ा था, भाई हमने तो बुक से पढ़ा था। तो अगर फिर भी आपकी इच्छा है, आप किसी वीडियो को देख सकते हो, जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, नीतू मैम को फॉलो करो, नीतू मैम से देखिए। ठीक है। और भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है। तो नीतू मैम को वीडियो देख लीजिए या फिर उनकी बुक से पढ़ लीजिए, वहां से टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल टॉपिक पहले कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान दीजिए, ग्रामर का वो टॉपिक पहले पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके नोट्स ढंग से बनाने चाहिए, ढंग सारे के सारी चीजें मत लिख देना उसके अंदर, जो तुम्हें लगे कि यार ये समझ नहीं आया वो लिख देना उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद जब वो आप उसके नोट्स भी बना लो उस चैप्टर के, आप उसके PYQ करो लास्ट 3 साल के, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट 3 साल के उसके प्रीवियस क्वेश्चन करो, और फिर जब प्रीवियस क्वेश्चन भी हो जाए तब उसके सेक्शनल मॉक लगाओ किसी भी ऐप के ऊपर। जो भी पढ़ते हो दिन में इंग्लिश में, जो भी इंग्लिश में पढ़ते हो आप, ग्रामर पढ़ते हो, वोकैब पढ़ते हो, आपको रात को सोते हुए लास्ट के आधे घंटे में उसे रिवाइज करना जरूरी है। मैंने मैथ्स को वीकली कहा था रिवाइज करने के लिए, सेम रीजनिंग के लिए, रीजनिंग को भी वीकली मतलब सैटरडे संडे में रिवाइज करना, बट इंग्लिश को डेली रिवाइज करना है। GK GS के साथ भी सेम है, इसको भी डेली रिवाइज करना है, इन दोनों सब्जेक्ट को डेली रिवाइज करना है। इनको रिवीजन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो डेली रिवाइज ध्यान रखना है, डेली रिवाइज करना है इन दोनों सब्जेक्ट को। अच्छा, वोकैब के लिए मैंने आपको बताया, मैं आपको बताऊंगा वोकैब के लिए भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए और पजल के लिए, पजल पैराग्राफ के लिए। वोकैब के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्ड आपको डेली रिवाइज करने हैं। आपके दिमाग में आया कि मुझे 10 वर्ड मेरे को डेली पढ़ने हैं, डेली 10 वर्ड पढ़ लिए, 5 वर्ड पढ़ने हैं 5 वर्ड पढ़िए। इस बहकावे में मत आइए लोगों के कि वो तो 20 वर्ड करता है, वो तो 30 वर्ड करता है। या तो वर्ड के हिसाब से जाइए, या जैसे मैं करता था, मैं क्या करता था, मैं पेज करता कि मैं आज दिन में 4 पेज पढ़ूंगा, ग्रामर के 4 पेज पढ़ूंगा, वोकैब के 2 पेज पढ़ूंगा। ठीक है, ऐसे करता था मैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि मैं आज 10 वोकैब के वर्ड पढ़ूंगा, या मैं 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करूंगा, या फिर मैं 4 पेज या फिर पूरा एक टॉपिक करूंगा इंग्लिश का। वो आपका अपना तरीका हो सकता है। मैं तो पेजेस के हिसाब से पढ़ता था, ये 4 पेज ग्रामर के, 2 पेज वोकैब के, ऐसे करता था मैं, और 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्ड याद कर लीजिए, ठीक है, और उनको रिपीट कीजिए, उस प्रोसेस को रिवाइज कीजिए कम से कम एग्जाम आने से पहले 5 से 6 टाइम। वैसे तो मैं कह रहा हूँ आपको डेली रिवाइज करना है, बट मिनिमम 5 से 6 टाइम तो रिवाइज हो जाना चाहिए ना, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलो, जंबल्ड पैराग्राफ के लिए, जैसे कि जो PQRS या क्लोज टेस्ट के लिए, या फिर जो भी आपका रीडिंग कॉम्पिटिशन आता है उसकी ट्रिक्स। अब वो ट्रिक्स कहाँ से पता लगी दोस्तों, यहाँ काम आता है आपके टीचर का। जिस भी टीचर से आप यूट्यूब वीडियो में पढ़ रहे हो, वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, या फिर आपको क्लोज टेस्ट का, या फिर PQRS जंबल्ड पैराग्राफ का हमेशा एक नॉर्मल
प्रॉपर ट्रिक्स होती है, आप टीचर से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। आप उस टीचर को प्रॉपर फॉलो कीजिए और कहीं मत देखिए। जिस भी टीचर से आप पढ़ोगे वीडियो देख के, जैसे नीतू मैम है, नीतू मैम पढ़ाती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं, रानी मैम है, रानी मैम अच्छा पढ़ाती हैं। तो जो भी इंग्लिश पढ़ाता है आप उनसे ध्यान से पढ़िए और उनसे देखिए कि वो कॉम्प्रिहेंशन में या फिर पैराग्राफ में, जंबल पैराग्राफ में वो क्या ट्रिक्स बता रही है, उन चीज़ों को लिख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसे कैसे करना है? सुबह उठते सार ही जब आप व्यायाम एक्सरसाइज कर लोगे, सुबह उठते सार, चाहे 6 बजे उठ रहे हो, चाहे 7 बजे, चाहे 5 बजे, ठीक है, जुनूनी हो तो 5 बजे, कम जुनूनी हो तो 6 बजे, और अगर आप कंसिस्टेंसी वाले हो तो 7 बजे। ठीक है। तो मान लीजिए आपको 7 बजे उठे, तो 7 से लेके, ध्यान रखना दोस्तों, 7 से लेके 9 तक अगर आप फ्री बच्चे हो तो आप इंग्लिश पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ लीजिए। 7 से लेके 9 तक टॉपिक, कोई भी आपका टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक पढ़िए, फिर छोड़ दीजिए। 7 से 9 हो गया, फिर नाश्ता वाश्ता भी तो करना होता है। ये फ्री वाले बच्चे के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री रहता है पूरे दिन। उसके बाद दोस्तों वो क्या कर सकता है, दोपहर के समय, 3 से 4 तक, या फिर दोस्तों क्या कर सकता है 2 से 3 तक, 2 से 3 तक, या वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर पजल पैराग्राफ जो भी है PQRS वाले वो कर सकता है, क्लोज टेस्ट कर सकता है। क्लियर भाई लोग? जब आप ये टॉपिक कर रहे हो, इसी 7 सुनो में 7 से 7:30 या फिर स्टार्टिंग के कुछ 10-15 मिनट आप वो कैप पढ़ना, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट आप क्या करना, वो कैप पढ़ना। क्लियर है? ये फ्री वाला 7 से 9 इंग्लिश पढ़ना है, उसमें टॉपिक आप लास्ट के 1.5 घंटे पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग के आधे घंटे आप वो कैप को दे सकते हैं। और यहाँ पर 7 से 9 और यहाँ पर 3 घंटे मैक्स होंगे, 3 घंटे बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं बल्कि 3 घंटे तो। ठीक है, इतना करना है, बोर भी हो जाओगे। तो 7 से 9 जिसके अंदर वो कैब करनी है और टॉपिक पढ़ना है, आधा घंटा वो कैब, 1.5 घंटा टॉपिक, जितना पढ़ा, जितना हुआ उतना हुआ, खत्म बात। और फिर 1 घंटा RC और पजल पैराग्राफ कर सकते हो। जो बच्चे रिपीटर्स हैं वो डायरेक्टली ध्यान रखने, वो टॉपिक की PYQ लगाएं, मैं बार बार कह रहा हूँ, PYQ लगाएं, मॉक्स लगाएं। रिपीटर्स के लिए तो यही एक मूल मंत्र है। और जो टॉपिक नहीं आता पहले उसे कर लें, अगर ये नहीं हो रहा तो टॉपिक जो नहीं आता उनको बिल्कुल ऐसे करें, जो टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है ऐसे करें बिल्कुल। ओके। और जिसमें डाउट नहीं आता उसके PYQ और मॉक्स लगाएं। पर जो दोस्तों ऑलरेडी जॉब कर रहा है, ध्यान रखना, जॉब करता वाला बच्चा सब चीज़ें एक साथ ना करें। 1.5 घंटा निकालें इंग्लिश के लिए, जिसमें दोस्तों आधा घंटा वो कैब के लिए और 1 घंटा ग्रामर के लिए। अगले दिन 1.5 घंटा ना दे के सिर्फ 1 घंटा दे, RC और पैराग्राफ वाला करें। उसके अगले दिन फिर से 1.5 घंटा, आधा घंटा वो कैब का और 1 घंटा ग्रामर का। उसके अगले दिन, ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे, एक दिन वो कैब और ग्रामर और अगले दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, ऑल्टरनेट डेज पे चले, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी रहती है जो जॉब वाले बच्चे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश आपको कैसे करनी है। अब जिसमें सबसे ज्यादा डाउट रहता है दोस्तों वो है GK एंड GS का पार्ट। अब GK एंड GS के पार्ट के लिए दोस्तों मैं आपको, वैसे तो GK एंड GS के अंदर बहुत कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस आता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहता है आपके अंदर, इसमें करंट अफेयर भी आता है, स्टैटिक GK भी आता है। ये सारा GK GS में आता है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, जिसको ओवरऑल जनरल अवेयरनेस हम बोल देते हैं दोस्तों इसमें बुक्स की बात करूँ तो बुक्स आपको लूसेंट की बुक ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, मोर देन इनफ है, या फिर अरिहंत की मनोहर पांडे बुक आती है। ठीक है, ये 2 किताबें, इन दोनों किताबों में आप ले सकते हो। यूट्यूब चैनल की बात करूँ, अगर जिस भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, अगर फॉलो करते हो ढंग से तो ही यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, मतलब मत करना, नहीं तो मत करना। मान लो लेट्स सपोज आप परमार सर को फॉलो करते हो, या फिर आप किसी और टीचर को फॉलो करते हो, आजकल उनका नाम चल रहा है तो परमार सर को फॉलो करते हो, या फिर साहिल मदान सर को फॉलो करते हो, किसी भी टीचर को फॉलो करते हो जो GS पढ़ाता है आपको। मुझे पर्सनली दोनों टीचर अच्छे लगते हैं, परमार सर भी और साहिल मदान सर भी। तो सॉरी, तो अगर आप दोनों टीचर को फॉलो करते हो, दोनों में से किसी एक टीचर को फॉलो करते हो या किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, प्लीज उनकी फिर सारी वीडियोस देखिए उस टॉपिक पे। ठीक है, और मैं तो कहूँगा 1 शॉट वीडियोस देखिए, पूरी वीडियो 11 घंटे या 12 घंटे में पॉलिटी वाला, ठीक है, या 11-12 घंटे में भैया आपने मुगल वो एम्पायर पढ़ा दिया, 11-12 घंटे में मिडिवल पढ़ा दिया, है ना, ठीक है, ऐसी वाली 1 शॉट वीडियोस देखिए। पर जिस भी टीचर को फॉलो करें उन्हें तन मन धन से फॉलो करें, जो वो बता रहे हैं उस बात को फॉलो करें, बाद में ये रिग्रेट ना करें कि ये तो छूट गया, ये तो पढ़ाया नहीं सर ने, उन्होंने पढ़ाया था, आपने उन्होंने जो जो कहा वो सब कुछ फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो सिर्फ PYQ सीरीज कर लेने से या सिर्फ इतना पढ़ लेने से उससे कुछ नहीं होगा।
जो टीचर बता रहा है उसको प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। तो जीके जीएस के लिए ये कहूंगा, अगर आप किसी टीचर से वीडियो से पढ़ रहे हो तो पूरा फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो तो भाई किताब से पढ़े, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैंने किताब से पढ़ा था 2022 के अंदर में 51 नंबर आए थे आउट ऑफ 75। ज़्यादा नहीं है, बच्चों के इससे ज़्यादा भी आते हैं, ठीक है, बच्चों के इससे ज़्यादा भी आते हैं। मेरे 51 आए थे सिर्फ और सिर्फ इस किताब की वजह से, ठीक है। तो मैंने बुक फॉलो की, ठीक है। बाकी आप किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा है पॉलिटी के ऊपर, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है हिस्ट्री के ऊपर या ज्योग्राफी के ऊपर या जनरल साइंस के ऊपर, तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हो एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, एज अ पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज किताब से पढ़ें। अगर आपसे किताब पढ़ने का मतलब किताब से पढ़ने का मन नहीं करता है, तभी जाके दोस्तों आप क्या करना, यूट्यूब चैनल फॉलो करना। किसी चैप्टर को कैसे करना है जीके जीएस के, एक वन शॉट वीडियो देखिए, 11 से लेकर 15 घंटे की एक वन शॉट वीडियो होगी, जो मैं आपको बताया था। पूरी पॉलिटी या पूरे आर्टिकल्स या सारे अमेंडमेंट्स या ठीक है, या सारे फेस्टिवल्स जैसे कि स्ट्रेटेजिक के अंदर होता है, या सारे डैम्स या सारे वाटरफॉल्स या सारे नेशनल पार्क, किसी भी एक वीडियो के अंदर देखिए, जो 11 या 12 घंटे की होगी, उसे आराम से देखिए। उसे आप पर डे 1 घंटा देख सकते हैं। सारे एक दिन में वीडियो खत्म नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि 11 घंटे की हो तो बहुत बड़ी वीडियो है, नहीं, आप पर डे 1-1 घंटा करके पढ़ सकते हो। 1 घंटा इज मोर देन इनफ फॉर जीएस। पर ध्यान रखना, 1 घंटे का मतलब बचे हुए दिन जो भी है अभी एग्जाम तक, उन सभी दिन 1 घंटा, आंधी जाए तूफान जाए, डेली 1 घंटा जीएस को, ठीक है। तो 11-15 घंटे की जो वीडियोस होती है, वन शॉट वीडियोस, उनको रिकमेंड करता हूँ, वो देखिए, या आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हो। अपने नोट्स बनाइए, जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं उनके नोट्स बना लीजिए। अगर आप टेक्स्ट बुक या ऑलिव बोर्ड या किसी भी ऐप से टेस्ट देते हो और वो क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता, जो उसका नीचे सॉल्यूशन होता है, आप उसके भी नोट्स बना सकते हो। टीचर से पीवाईक्यू सीरीज कराते हैं, मैंने दोनों टीचर का नाम लिया, परमार सर और साहिल मैदान सर, दोनों टेस्ट सीरीज कराते हैं पीवाईक्यू सीरीज उस टॉपिक की। तो यूट्यूब वीडियोस उनकी जाके देख सकते हो। और जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने पढ़ा था वन शॉट वीडियो में, बड़ी उसमें नहीं था, तो आप पीवाईक्यू सीरीज से कर सकते हो, या फिर उसका रिवीजन भी हो जाएगा जो आपने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो देखी थी, ठीक है। या फिर जो भी आपने जिस किताब से पढ़ा था उसका रिवीजन हो जाएगा, किससे, पीवाईक्यू सीरीज वाले क्वेश्चन से, जो कि आपके यूट्यूब वीडियोस पे दोनों टीचर कराते हैं, और भी अच्छे टीचर से जो भी कराते हैं, जिसको भी आप फॉलो करते हो। टॉपिक के मॉक्स दीजिए, उनका सॉल्यूशन नहीं आता तो उन सॉल्यूशन को नीचे लिख लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। और ध्यान रखना, इसको डेली रिवाइज करना है जो भी पढ़ेंगे। फ्री वाले बच्चे मैं बता देता हूं, फ्री वाले बच्चे मैक्स टू मैक्स 2 घंटे पढ़े, मैक्स, वैसे तो मैं 1 घंटा कहता हूं जीएस के लिए। और 2 घंटे भी कैसे पढ़े, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। दवाई है, एक सुबह लेनी है एक शाम लेनी है, पानी के साथ दूध के साथ किसी के साथ भी, ठीक है। रिपीटर्स क्वेश्चंस लगाएं। और जॉब वाले मैक्स टू मैक्स मैं तो कहूंगा आधा घंटे की वीडियो देखे डेली। मैं तो उन्हें वीडियो रिकमेंड करूंगा 30 मिनट्स की वीडियो देखे डेली। कोई भी पीवाई की सीरीज हो सकती है या फिर कोई भी बैच हो सकता है जो यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है, दोनों टीचर का मैंने नाम लिया है। तो आधा घंटा डेली आपको जीके जीएस की वीडियोस देखनी है, वन शॉट वीडियोस पूरी करनी है। ऐसे कर करके 22 दिन में आपकी एक हिस्ट्री की हो जाएगी, 22 दिन में या 23 दिन में आपकी एक पॉलिटी की हो जाएगी। ऐसे करते करते आपका बहुत चीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं तो आधा घंटा, सैटरडे संडे में ज्यादा टाइम मिलता है तो उसको 1 या 1.5 घंटा कर लेना। जिस भी टॉपिक को, जिस भी सब्जेक्ट को आप कम टाइम दे पाते हो पूरे वीक में, उसको ज्यादा टाइम दे देना वीकेंड पे, जो जॉब वाले हैं। और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो प्लीज मिनिमम 2 घंटा जरूर दे देना। 1 घंटा आपका जो भी है ये सुबह, और 1 घंटा शाम को, जो भी आप कर रहे हो। पेजेस के हिसाब से, अगर बुक से पढ़ रहे हो तो पेजेस के हिसाब से पढ़ सकते हो कि 3 या 4 पेज मैंने आपको बुक के पढ़ लिए। अगर आप वैसे पढ़ रहे हो, यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो, तो आधा घंटा या 1 घंटे की वीडियो देख ली, 2x पे देख लेना, फालतू की बकवास आप ना सुनना, 2x पे देख लेना, या 1.5x पे या 1.75x पे देख लेना वीडियो को, ठीक है। तो कम से कम दिन में 1.5 घंटे की वीडियो खत्म होनी चाहिए, जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक। चलो यहाँ देखना जरा ध्यान से, स्टैटिक जीके के अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ और स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि जो भी आपकी स्टैटिक जीके वाले को वो है टॉपिक्स हैं, वो वीडियो से ही करें। मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी आपके स्टैटिक जीके वाले चैप्टर्स हैं वो कहाँ से करें, वीडियोस से ही करें। वीडियोस पड़ी हुई है साहिल मैदान सर की आपकी, और परमार सर की भी पड़ी हुई है। किस पे, फ्री वीडियोस हैं, जैसे कि डांसेस की, सारे डांसेस हो गए, फोक डांसेस हो गए, क्लासिकल डांसेस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, उसकी अलग से वीडियो बना रखी है। सेंसस के ऊपर 2011 में जो सेंसस हुआ था,
ठीक है। सेंसस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, डैम्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, फेमस पर्सनैलिटीज, सब कुछ जो जो आपकी स्टडी जीके के टॉपिक्स होते हैं उन्होंने अलग से वीडियोस बना रही है एक एक करके, 30 मिनट की, 45 मिनट की। तो आप इनकी वीडियोस देखिए, इनके नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बनाइए, या फिर इनके स्क्रीनशॉट लेके एक जगह रख लीजिए, जिससे कि रिवीजन आप बार बार करते रहे। रात को सोते हुए रिवाइज जरूर करना है इसको, ठीक है, जो भी पढ़ो। पहले आप सब्जेक्ट खत्म करना चाहते हैं सब्जेक्ट कर लीजिए, पहले आप स्टैटिक जीके करना चाहते हैं स्टैटिक जीके कर ले, ठीक है, देना उतना ही टाइम है। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पहले सब्जेक्ट को खत्म कर लीजिए, उसके बाद आप स्टैटिक जीके के टॉपिक्स वीडियो से कर सकते हैं। इनको एग्जाम से पहले 5 से 6 बार रिवाइज करना जरूरी है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। बता मैंने दिया कि कितने घंटे आपको पढ़ना है। अच्छा, करंट अफेयर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जब बोर हो जाओ तो इन शॉर्ट्स करके ऐप है, आप उसमें देख सकते हो कि आज क्या हुआ, आज खास खास क्या हुआ। एक तो वो आपका नॉलेज बढ़ाएगा, आपको दूसरे थोड़ा सा अलग कर देगा, दूसरा आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी कि यार आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, ठीक है। जब आप क्या करोगे, मंथली करंट अफेयर पढ़ोगे, डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ने हैं। डेली करंट अफेयर बस ऐसे ही देख लेना है कि आज क्या हुआ, ठीक है। अगर ढंग से देखना है तो आपके पास मंथली वीडियोस आती है करंट अफेयर की, बहुत अच्छे अच्छे। क्रेजी जीके ट्रिक करके एक चैनल है, वहाँ आता है, परचम क्लासेस है, उत्कर्ष क्लासेस है, तो वहाँ से आप करंट अफेयर वीडियोस देख सकते हो। मैंने यहाँ लिखे भी हुए हैं इनके नाम, ठीक है, सबके नाम लिखे हुए हैं जहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। बट ये मंथली करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, मंथली करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। और मंथली करंट अफेयर को जैसे मान लो लेट्स सपोज वो 1 घंटे की वीडियो है, आज आधा घंटा या 15, आधा घंटा भी नहीं, आज हमने 10 मिनट पढ़ा, 10 मिनट कल पढ़ा, 10 मिनट कल पढ़ा, ऐसे करते 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 6 दिन में वो एक वीडियो कंप्लीट हुई। जनवरी की एक वीडियो 6 दिन में कंप्लीट हुई। 7वें दिन उसको रिवाइज कर लिया, जो भी आपने लिखा लिखते रहना, जो जो आपके पास आता रहेगा उस वीडियो के अंदर, मंथली वाली वीडियो मेरी, ठीक है, करंट अफेयर वाली। मंथली करंट अफेयर को आपको रिवाइज करना है, हफ्ते में एक बार रिवाइज करना है, जो भी आप पूरे 6 दिन में लिखोगे एक मंथ के लिए। 12 महीने की वीडियो 12 हफ्ते, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। चलिए अब दोस्तों मैंने आपको सारा बताया, मैंने आपको ये बताया कि मैथ्स कैसे करना है, इंग्लिश कैसे करना है, जीके जीएस कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करना है, सब बता दिया। ये भी बता दिया कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अब दोस्तों ये आपके हाथों में है कि आपको आज से लेके कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ये वीडियो आपको बिल्कुल सही लगी होगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ काम की बात हुई है। तो अगर आपको सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय, हम जाते हैं, टेक केयर।